बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह के आप जानते हैं, बजट तजावीज़ के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में भी 2400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, ये जान लेती हूँ मैं। मेरे साथ मुस्तफ़ा अशरफ साहब मौजूद हैं। सर, क्या फरमाते हैं? अगर आपको याद हो कि जब पिछला बजट आया था 24 में, तो उस वक्त कुछ ऐसी चेंजेस आई थी कि स्टॉक मार्केट उस साल से बढ़ना शुरू हो गई थी और कुछ 40-50% स्टॉक मार्केट बढ़ी है पिछले साल से। पिछले साल इन्होंने ये किया था कि जो कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स, उस पर एक स्टैंडर्ड रेट कर दिया था 15%। अच्छा। पहले ये डिफरेंट होता था, उसको 15% कर दिया था। तो एक सबको पता था कि भी आप बेशक होल्डिंग पीरियड आपका कोई भी हो, आप 15% दे के तो फारिग हैं। अच्छा, अब इस बजट में कुछ और चीज़ें हुई हैं जो कि स्टॉक मार्केट को उसकी बूम की वजह बन रही हैं। वो कौन से रीज़न्स हैं? उसमें एक तो ये हुआ कि लोग करते थे कि अगर कोई थोड़े बहुत पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट में लगा दिए या बैंक प्रॉफिट ले लिया। हाँ। अब जो बैंक प्रॉफिट का रेट है, उस पर जो टैक्सेस है वो पहले 15% था, उसको 20% कर दिया। तो अब लोग थोड़ा सा करेंगे कि ये रेट ज़्यादा हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड है, वहाँ जो कंपनियाँ डिविडेंड देती हैं, उस पर टैक्स जो है वो 15% है। अच्छा, वो 4-5 शख्सियात कौन सी हैं जिसकी तरफ शायद बरला साहब भी इशारा कर रहे थे? जी, वो मोस्टली जो हैं वो कराची बेस्ड हैं और वो सबको पता है कि वो कौन सी हैं। बताने में ये लगा था कि एक और अमेंडमेंट आई है इस दफ़ा कि लोग ये करते थे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे। अच्छा। कि आपके पास फालतू पैसे हैं तो आप उधर इन्वेस्टमेंट करके भूल जाएं। अब ये कानून है कि म्यूचुअल फंड अगर अब फर्दर इन्वेस्टमेंट अपनी स्टॉक मार्केट में करेंगे तो उसके बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर टैक्स 15% है। और अगर म्यूचुअल फंड जो है वो कोई और इन्वेस्टमेंट करे किसी और जगह पे, तो उस पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर टैक्स 25% है। अच्छा। तो इस तरह ये लोगों को समझ आ रही है कि अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान करेंगे तो हमारा टैक्स जो है ये 15% रहेगा। अब देखेंगे जो टैक्स रेट हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो बिजनेसेस हैं या इनकम्स हैं उस पर ज़्यादा हैं स्टॉक मार्केट की निस्बत। मसलन अगर आपकी रेंटल इनकम है या आपकी कंपनी है या आपकी इवन सैलरी है या आपका कोई बिज़नेस है, तो उस पर टैक्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अच्छा। बिज़नेस पे तो जो मैक्सिमम है वो 45% है। और अगर 10 मिलियन से ज़्यादा आपकी इनकम हो जाए तो उस पर फिर सरचार्ज भी आपको लगता है। अच्छा। तो ये चंद एक वजूहत हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो लुक्रेटिव लग रही है। अच्छा। और हुकूमत ये चाहती है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 लाख के दरमियान है जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि सभी को एंगेज करें, क्योंकि इवन बांग्लादेश में ये तादाद पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान इस खित्ते में उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को उसका रुझान करने के लिए यहाँ फैसिलिटी दी। ठीक है, मैं अली रफ़ीक साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के विजन की, और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं किस विजन की तरफ निशानदेही कर रही हूँ, आप ही इसको एलैबोरेट करना। और साथ मुझे ये भी बताएं कि नेट मीटरिंग जो सोलर वाली साइड पर है उसका क्या नया रिफॉर्म आ रहा है? जी, प्राइम मिनिस्टर की एक पॉलिसी थी 2030 के, हमने 30% एनर्जी मिक्स करना है सोलर प्लस विंड को। ठीक है। बट अभी तक जो हमारे सिस्टम्स में सोलर प्लस विंड का जो एनर्जी मिक्स है वो 12.4% है। अच्छी अनअचीवेबल रहा है। जी, तो अगर ये गवर्नमेंट ने टैक्सेस पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडली जो आप बात कर रही है नेट मीटरिंग की, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर भी एक पॉलिसी बना रही है। कभी कहती है हमने 10 रुपीज़ का यूनिट करना है, कभी 30 रुपये का करना है। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है। बेसिकली गवर्नमेंट का विजन ही क्लियर नहीं है कि हमने करना क्या है। अच्छा। और हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट एक क्लियर पॉलिसी दे ताकि जितने भी इन्वेस्टर हैं, लोग हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बल्कि आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोलर एक वाहिद चीज़ है जिस पे आम आदमी अपने बिजली के बचत करने के लिए इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करना चाहता है, और गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लग रहा। और ये जितने भी लोग हैं जैसे IPPs जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट उनको काफ़ी महंगे दामों में बिजली ख़रीदती है। हाँ, जबकि हमारा सोलर से जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट को बिजली
देते हैं और गवर्नमेंट उस पर भी सस्ते दामों खरीद रही है और उस पर भी कभी कोई पॉलिसी बनाती है, कभी कोई पॉलिसी बनाती है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट हमारे साथ सुतेली माओ जैसा सलूक क्यों कर रही है। अली रफीक साहब, आप जिस तरफ कह रहे हैं ना कि समझ नहीं आती, उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से इन एजेंडाज तक पहुंचना है या इन्हें किस तरह से अचीव करना है, वहीं पर मुझे महमूद साहब की बात भी याद आ रही है कि इन्हें असल में समझ नहीं आती कि करना क्या है। सर, आप अभी हमें बता रहे थे कि वज़ीर ख़जाना ने जब इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी पेश की तो उन्होंने बताया कि हमारे कुछ अहदाफ थे जिन्हें हम हासिल नहीं कर सके, और मुझे वो किस में भी बताइएगा, फसल की वो जो पता नहीं चावल थी और टोटा था और क्या था। अच्छा। सर वो सब भी बताएं। हाँ मुनीज़, बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर मुशीराने ज़राअत बैठे हैं या मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो अजीब व गरीब मंतक भी पेश करते हैं, बातें करते हैं और यकीनन वो हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़कते हैं जी। अभी हाल ही में सलमा भट्ट साहबा ने, मैं हैरान हूँ कि बैठ के उन्होंने कहा कि कच्चा टोटा, पक्का टोटा, हाफ स्टीम, फुल स्टीम, ये वो एग्जाम थी। हाँ वो वाली मीठे चावल, बिरयानी, पुलाव, वो नहीं बताया। फिर मुझे ज़राअत का हशर तो ये होना है। अच्छा। तो ये होना है। उससे पहले भी इन्होंने ये गंदम पे भी कहा था कि जी गंदम जो है वो किसान जो है, ये 2-2.5 हज़ार किसान है, तो हमने 13 करोड़ लोगों को रोटी देनी है। रोटी तो मेरा रब अता फरमाता है। पहले भी वो खा रहे थे, बल्कि अब जो है वो ज़्यादा जो गरीब हो रहे हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे आ रहे हैं। आप हैरान होंगी, एक तरफ हुकूमती दावा है कि जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है तो पहले जो है वो 38%, 38% जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे थे, अब 44%। महमूद साहब, बचपन से ही पाकिस्तान की जो किताबें हैं उनमें यही पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है और इसकी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर इन्हसार करता है। अब आप देखें, पानी का मसला भी पैदा हो गया है और दूसरी तरफ इस इशू को एग्रीकल्चर के बुनियादी तौर पर बजट में भी उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर के अहदाफ थे वो भी इनकम्प्लीट रहे हैं, तो फिर हम इसको किस तरह से ठीक करेंगे? जी मुनीज़े, मैं ये अर्ज़ करूँ कि हैरत की बात है कि जिससे आपका पूरा मुल्क चल रहा है, कोई एक शोबा आप मुझे बता दें। आप दूध है, आपको किसान मुहैया करता है, ये जो हम बैठे चाय पी रहे हैं, ये कपड़े जो मैंने आपने पहने हुए हैं हम सब ने, ये इसके पीछे किसान है, कॉटन होगी। आप चीनी मिठाई खाते हैं, बेकरियों पे चले जाएं, आप किराने की दुकानों पे चले जाएं, जहाँ भी, तो आपको किसान ही नज़र आएगा। इवन कि आप जूता भी पहनते हैं, अभी कुर्बानी हुई है, तो देखें लोगों का ये हाल है कि 1 लाख से ज़्यादा जानवर जो है वो वापस, वो ज़्यादातर हमारे जनूबी पंजाब से जो है वो जाता है, और लोग और 32 माह लगते हैं एक जानवर को कुर्बानी के मुताबिक जो है वो तैयार करने में। और हुकूमत जो है वो पे दर पे इस तरह से हमले कर रही है। मैं तो हैरान हूँ कि मोदी जो हमारा दुश्मन है, आप देखें कि वहाँ ज़राअत ने किस तरह से तरक्की की है। यहाँ पे हमारी यूरिया जो है वो 4500 रुपए की, वहाँ पे यूरिया पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 900 रुपए की। आप ये देखें कि यहाँ पे DAP जो है वो 13,000 रुपए की, और वहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस में 3900 रुपए की। वहाँ पे बिजली फ्री है ट्यूबवेल को जो एग्री है, और यहाँ पे 60-50 रुपए यूनिट जो है वो किसान भर रहा है। और किसान देखें रिस्क के ऊपर है। मैं तो वो कम्युनिटी हूँ कि जो अल्लाह पे कामिल यकीन रखता है, जो मट्टी के अंदर दाने को डाल के फिर उसकी आस के ऊपर जिंदा होता है। और मरीज़े मैं पल पल जीता हूँ, पल पल मरता हूँ। जब वो फसल बढ़ती है उसको मेरी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होने की तवक्को मुझे होती है, और फिर ये पता चलता है कि उसको बीमारी लग गई या पानी का जो है वो कमी का सामना करना पड़ता है। वो सारे नुकसान में बर्दाश्त करता हूं। सर, मौसमियाती तब्दीलियों के भी असरात जो हैं वो अब की बार फसल के ऊपर सामने आए हैं। जी बिल्कुल आए हैं। अब आप देखें कि ये हुकूमती पॉलिसियों की बात मैं पहले मुकम्मल कर लूँ कि पिछले साल अपना वज़ीर आला साहबा ने बहुत इंसेंटिव दिया कि जी मैं ट्रैक्टर दूंगी, किसान भाइयों आप गंदम बीजें। लेकिन किसान को जब बचा नहीं, इस दफ़ा 29 लाख टन जो है वो गंदम कम हुई है। क्योंकि पिछला ज़ख़ीरा मौजूद पड़ा है, तो हुकूमत समझ रही है कि भाई हमारा गुजारा चल रहा है, और अगले साल इससे भी कम होगी। ये 25 करोड़ का मुल्क है,
अल्लाह के बंदो कहाँ से आप इतनी इंपोर्ट जो है वो करोगे। आज सब्जियों में किसान मारा गया, आज आपकी मकाई में किसान मारा गया, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है उसकी फसलों की। सैलाब आ जाए तो मैं मारा गया, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो मेरी फसल मारी गई, अगर ठंड ज़्यादा पड़ जाए तो मैं मारा गया। मैं कहने का मकसद ये है कि जब तक ये किसान को खड़ा नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क खड़ा नहीं होगा। आपकी सनत किससे चलती है? देखिए, गंदम होती है, फ्लोर मिल चलती है, कॉटन होती है, तो आपके 8 बड़े शोबे चलते हैं। टेक्सटाइल भी उससे चलती है, जिनिंग भी चलती है, आपकी वेविंग भी चलती है, स्पिनिंग चलती है, आपके जो ऑयल मिल है वो चलती है। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% जो है वो ज़राअत से रोज़गार जो है वो मिलता है। तो फिर आप ज़राअत में अब GDP में कितना हिस्सा है? आप ये देखें कि अपना रिसर्च के लिए जो है वो क्या रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उसका नतीजा क्या है? पिछली दफ़ा सलमान आबद साहब को पता है, ये हमारे लिए बात भी करते रहते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की 6.5 और एक साल में इनकी पॉलिसियों की वजह से मुनीज़ आज हम जो है वो 0.56 कह रहे हैं कि आपका वजीर खजाना कह रहा है, और फिर ये बल्कि हम तो कहते हैं माइनस पे गई है। ठीक है, जो इनके हालात हैं। ट्रैक्टर जो है वो उनकी इतनी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, हमें तो कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अच्छा ठीक है सर, मैं चाहती हूँ बरलास साहब को भी शामिल करूँ। बरलास साहब, एक तरफ आप महमूद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ये भी जानते हैं तरक्याती मंसूबों के लिए बजट मुख्तस किया जा रहा है, वहाँ पर अगर हम ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखें तो ज़बू हाली का शिकार है। हम क्यों नहीं डैम्स तामीर करते और क्यों यहाँ पर पानी के मसाइल को भी हल नहीं करते? बड़ी अच्छी बात है। पहले तो मेरी तजवीज़ सुन लें कि वो जो आपके वज़ीर ख़जाना हैं, महबूब वज़ीर ख़जाना, वो दफ़ा कर रहे हैं कि अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरी थी, वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाना ज़रूरी थी, महंगाई हो गई थी। अब वो तो बेचारे इस तरह कह रहे हैं। मेरी तजवीज़ है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी वज़रा के नाम डाल दें, अरकान असम्बली के नाम डाल दें। सर वो उस कैटेगरी में पूरे नहीं उतरते, वो उसमें फॉल नहीं करते। नहीं, उधर से भी मत डाल देना, कौन सा पूछ के डालना उनका नाम। अच्छा, नाम डाल दें ताकि उधर से भी उनकी मदद इमदाद हो जाया करे, बल्कि बैतुल माल में भी डाल दें ताकि उधर से भी स्कॉलरशिप्स पे भी डाल दें। अब देखिए, इस मुल्क की हालत ये है कि यहाँ जो आला सतह की तालीम है उसका बजट था 65 अरब, उसको कम करके 39 अरब कर दिया गया है माशाल्लाह, ताकि लोग आला तालीम से महरूम रहें। पता नहीं ये क्या फ़ैसले हो रहे हैं। अच्छा, आपने पानी के हवाले से बात की। देखिए, मैं तो ये जो सिंध ताश मुआहदा है जो इंडिया ने ख़त्म किया, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ, हमें नए सिरे से मुआहदा करना चाहिए। ये सैयद महमूद साहब मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे, क्योंकि वो ज़राअत से वाबस्ता हैं, उनको पानी के इश्यूज़ का इल्म है। ये इंटरनेशनल लॉज हैं कि एक दरिया एक से ज़्यादा सूबों से गुज़रे, एक से ज़्यादा मुल्कों से गुज़रे तो आखिरी हिस्से को पानी पहुंचना ज़रूरी है। ये जो सितंबर 1960 में सिंध ताश मुआहदा हुआ, इसमें हमारे 3 दरिया सतलुज, ब्यास, रावी, वो तो बिल्कुल ही हम तो महरूम हो गए पानी से। हाँ जी, जो कि इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। और हमें एक मुतनाज़ इलाके से आने वाले 2 दरियाओं का, चिनाब और झेलम का, पानी दे दिया गया। उस पर भी आप देखें अब उन्होंने क्या किया कि सतलुज और ब्यास को इकट्ठा करके भाखड़ा डैम बना दिया, रावी पर उन्होंने माधोपुर डैम बना दिया। अच्छा, जिन दरियाओं पे उन्हें नहीं बनाने चाहिए थे, जो सिंध ताश मुआहदे के अंदर पाकिस्तान को दे दिए गए थे, वहाँ भी उन्होंने कहीं बगलियार डैम बना लिया। सर हमने कब बनाना है? पे किशनगंज। सर वो तो कर ही रहे हैं, हमने कब करना है? हमने कब करना है? हाँ, आपके मुल्क की सियासी पार्टियां ठीक हो जाएं। आपके पास बहुत अच्छा कालाबाग डैम बना हुआ था, जिसका सबसे ज़्यादा पानी सिंध को जाना था, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा को जाना था, उसके बाद बलूचिस्तान को जाना था, और सबसे कम पंजाब को आना था। लेकिन आपकी सिंध असम्बली में क्या तकरीरें होती रही कि जी वो तो बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि जो डैम पहले से बने हुए हैं उस पर भी इल्ज़ाम है
कि वो जी पंजाब जो है पानी की ताकत निकाल लेता है। अब मुझे नहीं पता ये पानी की ताकत कहाँ से निकल जाती है अगर बिजली बन जाती है तो ये नहीं, बिल्कुल अहमकाना बातें हुई। हमारे कई सियासतदान, कई सियासी पार्टियां, उन्होंने डैम्स की मुखालफत की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हमने छोटे डैम नहीं बनाए। देखिए हम एक मिनट जी नहीं, आपने छेड़ा हुआ है, अब ये बात कंप्लीट करने दें सर प्लीज। हम 150 साल पुराने फ्लड इरिगेशन पे कोई के सिस्टम के तहत निज़ाम चलाना चाहते हैं। हमने नए निज़ाम ही नहीं अपनाए। हमने ड्रिप इरिगेशन की तरफ नहीं गए, रेन इरिगेशन की तरफ नहीं गए, स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ हमने तो वो वाले पौधे लगाए हुए हैं जो जमीन से भी पानी पी जाते हैं। नहीं सर, हम प्लांटेशन कर रहे हैं उन पौधों की जो जमीन का पानी भी पी जाते हैं। हाँ देखिए सफेदा, ये साजिश शगेन ये 80 की दहाई में हुई, 80 की इब्तदा में हुई। यही हुक्मरान 80 की इब्तदा में पंजाब के हुक्मरान बने और ये साजिश हुई पाकिस्तान के खिलाफ कि सफेदा फैला दो ताकि पानी पी जाए इस धरती का। सफेदा फैला वो दिया जो गया। लाहौर में, मुल्तान में पानी आता था पहले 20-22 फुट पर, अब वो कोई 400 फुट पे आ रहा है, कोई 300 फुट पे आ रहा है, कहीं 500 फुट पे आ रहा है पानी। तो हम अपनी धरती के खुद दुश्मन हैं। हमारी हुकूमतें दुश्मनी करती हैं, धरती के साथ भी दुश्मनी, अवाम के साथ भी दुश्मनी, किसान के साथ भी दुश्मनी, मजदूर के साथ भी दुश्मनी, नौजवान के साथ भी दुश्मनी। तो जब आपके हुकूमती फैसला करने वाले लोग तबकात के खिलाफ भी दुश्मनी अपनाएंगे, अपने धरती के खिलाफ भी। अब ज़राअत का देखिए, चले मैं फसल की बात नहीं करता, पाकिस्तान में कितने करोड़ लीटर की दूध की ज़रूरत है? 400 करोड़ लीटर दूध की, और 4 करोड़ लीटर दूध की ज़रूरत है पाकिस्तान में। प्रोडक्शन हमारी कितनी है? 2.5 करोड़ लीटर। अब 1.5 करोड़ लीटर दूध हम पानी पीते हैं, सरफ पीते हैं या पाउडर पीते हैं, उसका पता ही नहीं। हाँ जी। अब जो पर कैपिटा हमारा जानवर था, पहले 1.5 जानवर था, अब वो भी कम हो गया है। आप देखिए जितने अरब ममालिक हैं वो भेड़ें न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, हम वहाँ भी प्रोडक्शन नहीं कर सके। तो हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक पे भी नहीं काम तवज्जो दी गई, हमारे यहाँ तो फलों पर भी तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि बागात काटे गए। लाहौर में भी देखिए अमरूद के ये कसूर, लाहौर ये बॉर्डर एरिया जितना था, यहाँ बेरियों के बागात थे, यहाँ अमरूद के बागात थे, वो काटे गए। मुल्तान में आम के बागात थे, वो काटे गए। आपने कॉटन एरिया को, जिसको क्या कहते थे अंग्रेज कि जी चांदी पड़ती है पौधों को, आपने कॉटन एरिया को महदूद कर दिया। आप मुझे बताएं, अगर ये कॉटन एरिया गुजरांवाला नहीं था तो गुजरांवाला में चरखा क्या कर रहा था 60 साल पहले? सरगोदा, अगर कॉटन एरिया नहीं था तो सरगोदा में चरखा क्यों था? शेखुपुरा में क्यों था? सियालकोट में क्यों था? गुजरात में क्यों था? आपने जानबूझ के ये काम किया। सर वो फिर कहते हैं कि मौजूदा वसाइल को, बरला साहब एक ब्रेक पर भी जाना है, फिर वो कहते हैं कि मौजूदा वसाइल देखकर बजट तैयार किया जा रहा है। अगर वो मौजूदा मसाइल को देखकर मसाइल का ही हल निकाल लें तो बेहतर बजट भी डिज़ाइन किया जा सकता था। लेकिन कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी एक बजट आया है और बजट साल हा साल आता रहेगा। हम एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और हमारे साथ असफंदियार फ़ारूक भी मौजूद होंगे जो कि चेन स्टोर एसोसिएशन से वाबस्ता है। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है असफंदियार फ़ारूक साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन के। उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है अब की बार ये जो बजट आया है कारोबारी तबके के लिए, इसमें क्या कुछ मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में बजट जो हम उम्मीद कर रहे थे कारोबारी कम्युनिटी की अगर बात करें कि इसमें कोई इस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की थी कि बोर्ड या स्ट्रेटेजिक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जब यही काम हुआ है कि कुछ कई जगहों पे टैक्स कम कर दिया है, कहीं बढ़ा दिया गया है,
लेकिन कोई आगे प्लान नज़र नहीं आ रहा कि अगले 3 से 5 साल में क्या रोड मैप होगा मुख्तलिफ शोबों के लिए। सिवाय मेरे ख्याल में इम्पोर्ट टैरिफ के ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने जिक्र किया कि 5 साल का प्लान है, इसमें ख़त्म किए जाएंगे कुछ जो ड्यूटी वगैरह है, लेकिन और बाकी शोबों के लिए, सरहदी शोबे के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए, सर्विसेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे कोई इकदाम लिए हों जिससे नज़र आ रहा हो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी और ग्रोथ की तरफ जाया जाएगा। मसला यही है कि टैक्स नज़र आ रहा है कि टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा और साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि 4% ग्रोथ होगी, लेकिन टैक्स बढ़ाने से ग्रोथ नहीं आ रही होती। असल में तो टैक्स आपकी ग्रोथ, आप टैक्स कम करते हैं तो फिर ग्रोथ आना शुरू होती है और फिर ग्रोथ के साथ साथ टैक्स एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे सामने नज़र आ रहा हो। अच्छा। क्योंकि हम पिछले कुछ सालों से देखें तो ये एक इशू जो नज़र आ रहा है कि ये कहीं इसमें स्ट्रेटजी या प्लान आगे के लिए नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। और सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, जहां हमने ई कॉमर्स की भी बात की, ऑनलाइन इंडस्ट्री की भी बात की, वहां पर अगर हम फ्रीलांसर्स की भी बात करें तो तकरीबन $400 मिलियन कमा कर दिए इन फ्रीलांसर्स ने। पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इजाफा हुआ, मगर अब उनके बारे में भी कुछ इसी तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि उनको भी इस धारे में लाया जाएगा जिसे हम टैक्स नेट का नाम देते हैं। और उससे पहले आपको भी पता, नदीमुल हक साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी इसका कितना तमस्खुर उड़ाया कि नेट, मुझे तो सिर्फ एक ही नेट का पता है, ये बास्केटबॉल की जो कोर्ट नेट होती है। तो इससे इनकी हौसला अफजाई होगी या फिर डिस्करेज होंगे ये सब? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 2 सालों में काफ़ी फ्रीलांसर जो हैं और जो ख़ासतौर पर डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे वो पाकिस्तान छोड़ गए और उन्होंने दुबई के अंदर बैठ के अपने कारोबार को फैला दिया है या किसी और मुल्क में चले गए। बात यह है कि जब आप फ्रीलांसर की बात करते हैं तो फ्रीलांसर से मुराद ये है कि लोगों को जितना आप फैसिलिटेट करेंगे उतना आपके ऊपर बोझ कम होगा नौकरियों का। आप उनके लिए सहूलतें दें कि वो अपने लिए ख़ुद रोज़गार कमा सकें, उनको टैक्स के जो नेट है उसमें से छूट दें, रिलैक्सेशन दें। और ये अभी जैसे कहा कि ये भी एक बिल्कुल इनिशियल स्टेज है पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स का कॉन्सेप्ट जो है, इसको पहले ग्रो तो कर ले, इसकी पैदाइश तो होने दे, इसको सही तरीके से चलने तो दे, इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ तो निकलने दे। अगर आप अभी लाकर इनके ऊपर तलवार चलाएंगे टैक्स नेट की तो फिर आप ये मुझे बताएं कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। और अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने अभी मैच्योर होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ख़ास तौर पे, फिर आप देखिए फ्रीलांसर के लिए अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन के बारे में जैसे मजहर बरलास कह रहे थे, हमारी पॉलिसी में कन्फ्यूजन काफ़ी है। कभी हम इसको ऑन करते हैं, कभी हम इसको ऑफ करते हैं, कभी उसको ख़तरा करार देते हैं सिक्योरिटी के तनाजुर में, कभी हम कुछ कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है, जो बात अभी कही गई है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो हमें बजट पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आता। और लगता ही है कि हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वक्ती तौर पे एक रिएक्शनरी बेस्ड पॉलिसी के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रूरी इकदाम है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सस्टेनेबल मॉडल्स हैं उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हेल्थ की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तालीम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, हायर एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, आपकी नई छोटी सनतें यानी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और जो चीज़ें पहले से फैसिलिटेट कर रही हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाकर, और देखिए टैक्स लगाना एक अमल तो हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का इलाज जो है वो टैक्स लगाना नहीं है। हर चीज़ का इलाज ये नहीं है कि आप उन पर भारी भरकम टैक्स लगा के रियासत जो है और हुकूमत जो है उस पर पैसे कमाए और आम आदमी को मुश्किल में डाल दे। सर फिर इलाज क्या है कि सिर्फ चंद एक लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाया ना जाए, जो इस टैक्स के धारे से बाहर है उनको भी इसमें शामिल किया जाए? लेकिन ना, टैक्स का तो हमारा निज़ाम ही शफाफ नहीं है ना। जिन लोगों से हमने टैक्स लेना है उनसे हम टैक्स ले नहीं रहे हैं, और जिन लोगों से हमने टैक्स लेने की बजाय उनको फैसिलिटेट करना है उन पर हम टैक्स लगा रहे हैं। यानी डायरेक्ट टैक्स जो है और इनडायरेक्ट टैक्स की जो पॉलिटिक्स है वो तो हमारे यहाँ ग्रो ही नहीं कर पाई। तो इसलिए एक ताकतवर तबका है जो हुकूमत में बैठा हुआ है, जिसके अपने कारोबार हैं, वो तो सब लोग अपनी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए टैक्स का खेल खेलते हैं, बजट की पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है? अभी आपके सामने फिगर आए हैं 44.7 अंडर द पॉवर्टी लाइन, यानी एक आधी आबादी आपकी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, और आप ये कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है, हम डायरेक्शन हमारी दुरुस्त है, मईशत तरक्की कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह के चैलेंजेस का आगे जाके मुकाबला कर सकेंगे। इस टैक्स को रिकवर भी तो करना है इस आवाम से, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। मजहर बरलास साहब, सुपर टैक्स पेयर के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो टैक्स अदा कर रहे हैं? पुराने ज़माने में ना हकीम जो थे वो एक दवाई होती थी अमृतधारा, वो हर बीमारी के लिए मुफीद होती थी। तो ये जो हुक्मरान है ना हमारे, ये टैक्स को अमृतधारा समझते हैं
और इसीलिए वो हर जगह टैक्स लगा रहे हैं। अभी जो बात सलमान अहमद साहब कर रहे थे ना कि आप फ्री लांसर्स को काम तो करने दें, बस्ती तो बसने दें, तो मुझे वो पंजाबी की मिसाल याद आ रही थी कि पिंड अजे प्या नहीं दे वो चक्के पहला आ गए ने। तो ये जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं बाबा, टैक्स के बदले दुनिया भर में आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है। यहाँ जो पब्लिक सेक्टर्स हैं जिनमें हेल्थ है, एजुकेशन है, खुराक है, वहाँ तो आपने एड्रेस ही नहीं किया उन सेक्टर्स को, वहाँ तो फैसिलिटेट ही नहीं किया। और यहाँ रह गई इंडस्ट्री वाली बात। आज आप कोई इंडस्ट्री लगाने का सोचें, आप मुनीज़े कोई फैक्ट्री लगाएं तो 20 महकमे आ जाएंगे, हमसे एनओसी नहीं लिया, हमसे एनओसी नहीं लिया, फलां से नहीं पूछा। चूने की फैक्ट्री फिर उसके बाद जो ही आपकी फैक्ट्री चलेगी तो 10 महकमे और आ जाएंगे। सर मेरी फैक्ट्री बहुत चलेगी। हमारा टैक्स किधर है? हमारा बरलास साहब, एक हुकूमत ने वजीफा दिया है कौम को। एक तो ये दिया है वजीफा कि अगर आप तालीम चाहते हैं तो रब्बे ज़दनी उलमा कहें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी सेहत मिले तो खुशाफी वो कहें। और इसी तरह से और यही इसी तरीके से कहा कि अगर आपको फूड का कमी है तो कहें अल्लाह खैरुर राज़िकीन। यानी आप देखें अब उसको वजीफे पे लगा दिया पूरी कौम को कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, हुकूमत कुछ नहीं करने वाली। वजीफे शुरू कर दें ना मुनीज़े, इनके पास 375 अरब नहीं थे कि ये गंदम खरीदते, और इन्होंने 100 अरब जो है इश्तहारी मुहिम पे लगा दिया। ये कैसे कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। सर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बात का जवाब हमें महमूद बुखारी साहब दें। बुखारी साहब, आप मुझे ये बताएं ना कि 2 साल तक तो किसान पीटते रह गए कि हमारे मामलात को सुन लें, हमारी अर्जी को एड्रेस कर लें, वो सब तो हो नहीं रहा। तो फिर हम क्या समझें कि हुकूमत की इस तरफ तवज्जो नहीं है? जी मुझे गुजारिश ये है कि हुकूमत ये मसला सुन ही नहीं रही। जिस तरह कुरान कहता है ना कि ये देखते हैं मगर इन्हें दिखाई नहीं देता, ये सुनते हैं मगर इन्हें सुनाई नहीं देता। आप ये देखें कि बजट तरीक़ाकार ये होता है कि बजट जब बनाया जाता था पहले, तो जितने स्टेक होल्डर्स होते थे मुख्तलिफ शोबों के, उनको बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, उनसे मुशावरत की जाती थी, उनसे पूछा जाता था। हम तो ग्रास रूट लेवल पे हम तो कहते हैं, हम तो सलमा भट्ट साहबा से कहते हैं, हम वज़ीर साहबा से कहते हैं आप आएँ खेत में, आप 24 घंटे गुजारें, या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरीज हैं, वो तशरीफ़ लाएँ, उनको अंदाज़ा हो हमारी अजियत का। आज ना हमारे बच्चे के तन पे ढंग के कपड़े हैं, ना हमारे बच्चे को सही सेहत मिल रही है, ना सही तालीम मिल रही है। आप आके देखें तो सही। और इस मुल्क को चलाने वाला जो किसान है, आप देखें कि 9/11 आया है और 28 मई आया, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई, लेकिन आपको फूड की कमी नहीं होने दी। अब इसके लिए इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि आप ये करें कि रिसर्च के लिए फ़ंड रखें। हमारे नौजवान यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं, आप ज़री यूनिवर्सिटीज़ हर ज़िले के अंदर बनाएं, और माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक हम मिन हैसल कौम जो है ना, हर काम अल्लाह पे डाल देते हैं, और हर काम हम कहते हैं जी अल्लाह दी मर्ज़ी। तो लेकिन आपका नेबर कंट्री है, वहाँ पे वही मौसम है, वही माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, लेकिन ये है कि वो काम करते हैं, हम सिर्फ बातें करते हैं। अब इनको ये चाहिए कि ये खाद सस्ती करें, 3 साला मैं वैसे 5 साला जो है वो ये पॉलिसी दें, ज़री एमरजेंसी नाफिज करें, ये खाद के रेट सस्ते करें, बिजली के रेट। आप 3 सालों के अंदर देखेंगे कि मुल्क खड़ा हो जाए। ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। महमूद बुखारी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, अली साहब, मुस्तफ़ा अशरफ साहब, असफंदियार फ़ारूक हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बात यही है कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मीसाक मईशत और मीसाक जमहूरियत दोनों बहुत ज़रूरी हैं मुल्क की तरक्की के लिए। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जिसके स्टार्ट हमने आपके साथ शेयर किए थे, वो बहुत ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, उन्हें भी किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जंग के महाज पर तो पाकिस्तान ने कामयाबी समेट ली, लेकिन क्या मुल्क की मईशत के जो एतबार से हम अपने आप को किसी तौर पर कामयाब तस्वुर कर सकते हैं या नहीं, ये कहना कुछ भी इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।